हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 8 में कैपेसिटेंस, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं उन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C और 2C है। उनको रेस्पेक्टिवली V और 2V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया जाता है। अब चार्ज करने के बाद जो हमारे कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से जिससे उनकी ऑपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को फेस करे। अब आपको बताना क्या है, सबसे लास्ट में आपको बताना है कि फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी स्टोर। तो क्वेश्चन जो कहा गया है वो स्टेप बाय स्टेप आप ड्रॉ करते जाइए कि दो कैपेसिटर्स हैं C और 2C, इनको V और 2V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया जाता है। तो इसकी प्लेट पर एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड CV, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी CV के बराबर होगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 4CV होगा, 4CV यहाँ पे आएगा। अब इनको कनेक्ट किया है ऐसे कि यहाँ पे -CV है, यहाँ पे +CV है, प्लस माइनस, और यहाँ पे +4CV है और यहाँ पे -4CV है। पोलैरिटी जो है ऑपोजिट है, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, और चार्ज तब तक रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते रहेंगे जब तक इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाते हैं। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी इनका जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो सकता है, तभी इन पोलैरिटीज की वजह से ही इनका जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टॉप हो सकता है, पोटेंशियल बराबर हो सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो सकते हैं। अच्छा, मैंने माना कि इस प्लेट से X चार्ज निकलता है, इस प्लेट से X चार्ज निकलता है और इस प्लेट पे आके स्टोर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी 4CV माइनस X, और इस प्लेट पे कह सकता हूं कि जो फाइनल चार्ज रहा होगा वो -CV प्लस X रहा होगा। अब जाके इनके पोटेंशियल्स बराबर हो चुके हैं, ठीक। तो अब यहां पे पोटेंशियल्स इनके बराबर कर दीजिए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। सो 4CV माइनस X अपॉन 2C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, -CV प्लस X डिवाइडेड बाय C। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप यहां से निकाल लेंगे X निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर चार्ज निकाल लीजिए और इसके ऊपर भी चार्ज निकाल लीजिए। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू आप निकाल दीजिए, आप इसको Q1 कह दीजिए, इसको आप Q2 कह दीजिए, और आप टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। U स्टोर्ड विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C और Q स्क्वायर बाय 2C2, ठीक है। तो ये चार्ज निकल जाएगा Q1 4CV माइनस X निकाल के यहाँ पे माइनस कर देंगे। ऐसे यहाँ पे -CV प्लस X से आप Q2 चार्ज निकाल सकते हैं, और Q1 स्क्वायर बाय 2C और Q स्क्वायर बाय 2C से आप टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया है कि एक सर्किट है और आपसे पूछा गया है कि इस 5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि इस प्लेट पर जो है पॉजिटिव Q1 चार्ज आ जाता है, यहाँ पे -Q1 चार्ज आ जाता है। इस प्लेट पर जो है +Q2 चार्ज आ जाता है, यहाँ पे -Q2 चार्ज आ जाता है, और इस प्लेट पर मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे +Q3 और -Q3 चार्ज आ जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको +Q2 लीजिए, इसको -Q3 लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बैटरी इस तरीके से लगी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, तो इस कैपेसिटर की प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पता नहीं तो कुछ भी मान लीजिए Q3 के बराबर। अब मैं ये कह सकता हूँ, चार्ज कंजर्वेशन लगा रहा हूँ कि ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, इन प्लेट्स पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था। तो आप यहां पे चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि टोटल समेशन ऑफ चार्ज नाउ इज इक्वल टू 0, सो माइनस ऑफ Q1 और प्लस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाता है Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये इक्वेशन आपको मिल गई चार्ज कंजर्वेशन से। सिंपली आपने क्या किया कि जो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, ठीक, ये किसी भी चीज से एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी चार्ज इन पर नहीं आ सकता है, कोई भी टोटल चार्ज इस सिस्टम पर नहीं आ सकता है, बिकॉज दीज आर आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस पे टोटल चार्ज जो है हम 0 के बराबर कर दिया हमने, पहले चार्ज 0 था, अब भी 0 होना चाहिए टोटल समेशन। अब क्या करेंगे आप एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन इस लूप में लिख दीजिए, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन इसमें लिख दीजिए। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज हम लिखते हैं 6। कैपेसिटर की पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे तो माइनस ऑफ Q1 बाई 2 आप लिखेंगे। कैपेसिटर की पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ हम पोटेंशियल में चेंज लिखते हैं, तो आपको मिलता है प्लस ऑफ Q3 बाई 5।
इज इक्वल टू 0 एक केवीएल लिखने का तरीका है कि समेशन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ पोटेंशियल चेंज अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस इन द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बात आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। अब इसके बाद इस लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखने वाले हैं, 6 माइनस Q2/4 माइनस Q3/5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने से आपको 5 माइक्रोफैराड के चार्ज पर Q3 की जो वैल्यू है पता चल जाएगी। 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको फुली चार्ज किया गया है। 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, उसको 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है, तो Q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 500 माइक्रोकूलम। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग दिस सोर्स वोल्टेज दिस इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर इन पैरेलल। अच्छा, अब इस कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है बेटा 10 माइक्रोफैराड और इस पे चार्ज कितना आ चुका है 500 माइक्रोकूलम। इसको कितने वोल्ट से चार्ज किया गया था 50 वोल्ट से। इसको कनेक्ट किया जाता है एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से और जिसका कैपेसिटेंस हमें पता नहीं है, तो मैंने इसका कैपेसिटेंस C के बराबर मान लिया। अब कहा गया है कि पोटेंशियल फाइनल 20 वोल्ट हो जाता है। इन दोनों में जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हो जाता है तो इनके अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या कहूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये 20 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस कितना रहा होगा। ठीक, तो आप मान लीजिए कि यहां पे 20 वोल्ट के बराबर यदि फाइनल पोटेंशियल हो चुका है तो ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज कितना रहा होगा। पहले 500 था क्योंकि 50 वोल्ट से चार्ज किया था, अब 20 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा प्लस 200 और यहाँ पे माइनस 200 माइक्रोकूलम। पहले चार्ज कितना था 500 माइक्रोकूलम, अब कितना बचा है 200 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा 300 माइक्रोकूलम, और वो किस पे आया होगा, वो इस पे आया होगा 300 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज इस कैपेसिटर पर आ चुका होगा। अब इस पे चार्ज पता चल गया, इसका कैपेसिटेंस नहीं मालूम है लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, दैट इज आल्सो 20 वोल्ट। तो आप यहां पे लगा सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV। चार्ज कितना है 300, कैपेसिटेंस ना मालूम, V कितना है 20, तो C आ जाता है आपके पास कितना 15 माइक्रोफैराड। तो ये C की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई। सिंपल चार्ज का फ्लो हमने देखा कि पहले चार्ज कितना, बाद में चार्ज कितना, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज कितना फ्लो हुआ ये पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो कैपेसिटेंस भी निकल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बीच में एक वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मटेरियल भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस तरीके से वेरी होता है K इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स। तो आपको बताना यह है कि इस पूरे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो है वो कुछ इस तरीके का है। मैं इस वाली पॉइंट को, इस वाली लाइन को मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, और इसको मान लेता हूं मैं x इज इक्वल टू d, x इज इक्वल टू d। ठीक, अब इसमें जो हमारे पास मटेरियल भरा हुआ है उसका जो k की वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है, वो k की वैल्यू है k इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स। यानी x की वैल्यू चेंज होने से जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो चेंज होती जा रही है। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मैंने x इज इक्वल टू एक्स पर, यहां पर मैंने लिया x डिस्टेंस पर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया x इज इक्वल टू एक्स। एक छोटा सा मैंने कैपेसिटेंस लिया और जिसकी विड्थ मैंने मान ली dx के बराबर। इसको आप बाहर निकाल लीजिए। एक छोटा सा कैपेसिटर है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है k इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स, इसकी विड्थ कितनी है dx के बराबर है, और ये वाली जो लेंथ है उसके बारे में तो कोई अपन को दिक्कत है नहीं, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का a है, तो इसका छोटा सा कैपेसिटेंस मैं लिख सकता हूँ dc इज इक्वल टू एप्सिलॉन k a एप्सिलॉन नॉट बाई d। आप जानते हैं फॉर्मूला, आप लिखेंगे k इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स, k a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d dx। ये इसका कैपेसिटेंस हमने लिख दिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स से मिलकर हम मान सकते हैं इस पूरे कैपेसिटर को बना हुआ। मैं मान सकता हूं कि ये पूरा कैपेसिटर जो है वो ऐसी ही छोटी छोटी यानी कि पतली पतली स्ट्रिप से मिलकर बना है। ऐसी मैं 1 करोड़ स्ट्रिप्स यहां से लेकर यहां तक स्टैक कर देता हूं तो मुझे पूरा का पूरा कैपेसिटर जो है वो मिल जाएगा।
और मैं कह सकता हूं कि ये सारी जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, सारे जो छोटे छोटे कैपेसिटर हैं, ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक बात है कि ये जो है पतली सी स्ट्रिप, छोटा सा कैपेसिटर इसके साथ सीरीज में जुड़ा है, ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा है, ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा है, ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा है। और सीरीज में जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है किस तरीके से चलता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + so on। तो यानी कि मैं इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/Cn। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज द इंटीग्रल ऑफ, इसको आप पलट दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, dx डिवाइडेड बाय k × 1 + αx a एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मिल जाएगा कैपेसिटेंस, जो टोटल कैपेसिटेंस है 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रल ऑफ दिस। अब आपको यहां पे लिमिट लगानी है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x = 0 से x = d तक आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करिए साहब, कैसे करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लीजिए, तो ka एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, 1/αx का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं कि 1/α × ln 1 + αx, 0 से लेके d, तो आपको यहां से मिल जाएगा 1/ka एप्सिलॉन नॉट अल्फा ln ऑफ 1 + α × d, 1/α × d, 1/C इक्विवेलेंट। क्या ln में आंसर दिया है क्या, एक बार चेक कर लीजिए, ln का टर्म यहां पर नहीं है। तो हम टेलर सीरीज आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, तो टेलर एक्सपेंशन 1 + x का क्या होता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि ln 1 + x का जो टेलर सीरीज के थ्रू एक्सपेंशन होता है वो होता है x - x²/2। पता होगा सब है ना, फैक्टोरियल की टर्म में और भी आगे की टर्म होंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटी है, तो हम बाकी की जो टर्म है उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं सिर्फ 2 टर्म ही यहाँ पे लिखने वाला हूं, तो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा डी है, तो x की जगह मैं अल्फा डी यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/ka एप्सिलॉन नॉट × अल्फा, और ये बन जाएगा आपके पास अल्फा × d - α² d²/2। ये आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या करिए, आप अल्फा डी को कॉमन ले लीजिए, अल्फा डी को कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहां से अल्फा डी ka एप्सिलॉन नॉट अल्फा, यहां मिलेगा आपके पास 1 - α/d/2। तो यहां से अल्फा से अल्फा चला जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। C इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हैं ka एप्सिलॉन नॉट d, और यहां बचेगा आपके पास 1 - α/d/2। ये 1 - α/d/2 को आप बाइनोमियल वाला जो है आपके पास अप्रोक्सीमेशन होता है कि 1 + x⁻⁻1 - x⁻⁻n को आप 1 + nx लिख सकते हैं, तो उसी की तर्ज पे मैं इसको लिख सकता हूं ka एप्सिलॉन नॉट d, और यह आ जाएगा 1 + α/d/2। अबे ये मालूम है ना, अबे ये 1 - α/d/2 है, इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 1 - α/d/2 1, और 1 - x⁻⁻n को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 + nx के बराबर, तो इसको मैंने 1 + nx के बराबर लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ka एप्सिलॉन नॉट d और 1 + α/d/2। तो चेक कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि यार ये वाला टेलर सीरीज लगानी है, क्या सीरीज लगानी है, ये आपको ऑप्शंस देख के जो है ये ऑप्शंस आपको तड़पाएंगे कि यार हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, तो हम एक एक स्टेप करते करते हम अप्रोक्सीमेशंस लेते जाएंगे जिससे हमारा आंसर जो है ये मिल जाए। ये काफी पेशेंस वाला क्वेश्चन है, काफी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि आपका आंसर काफी टाइम के बाद यहाँ पे आपको मिला है। तो चलिए आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दो आपके पास कैपेसिटर्स हैं, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके बीच में ग्राफ दिया हुआ है, चार्ज और वोल्टेज, उनके अक्रॉस चार्ज लगाया, चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग वोल्टेजेस पे, तो ये आपको ग्राफ मिलते हैं। आपको बताना ये है कि C1 और C2 की जो वैल्यू है, जो कैपेसिटर हैं, उनके कैपेसिटेंस कितने कितने होंगे। तो आप एक बात याद रखें कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है वो सबसे छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम आती है। ध्यान से सुनना, आपके पास 10 कैपेसिटर हैं, उन 10 कैपेसिटर्स को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो उनके C इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम आती है। और जब हम पैरेलल में उन 10 कैपेसिटर्स को लगाएंगे तो जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होने वाली है वो उन
10 में से जो भी सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा आने वाली है। ठीक, तो इस तरीके से सी इक्विवेलेंट यहां पे काम करता है। तो हम जानते हैं सी की वैल्यू जो है क्या होती है, क्यू बाय वी हम लिख सकते हैं। यानी कि इस स्ट्रेट लाइंस का जो स्लोप है वो आपको सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए ज्यादा है स्लोप ऑफ बी से, स्लोप ऑफ ए इज ज्यादा है स्लोप ऑफ बी से। तो इसका मतलब ए में जो किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, ए जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि कैपेसिटेंस का सबसे ज्यादा होता है इंडिविजुअल कैपेसिटर से, और ये आपका हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आपको मिलता है वो सबसे छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम होता है। तो समझ गए साहब कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो उनका कैपेसिटेंस आपको मिलेगा इस लाइन के स्लोप से, और इस लाइन का स्लोप साफ साफ दिख रहा है कि ये y बाय x। तो आ जाएगा आपके पास 50, इक्वेशन नंबर 1। और यह सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड दो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपको दे रखा है किसके बराबर, 8 के बराबर। देख सकते हैं कि आपके पास ये 80 है, ये 10 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दो इक्वेशंस, दो अननोन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा C1 और C2 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि आपके पास ये एक स्विच है जो ए पर और बी पर दोनों पर जा सकता है। पहले उसको ए से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो यानी कि ये वाला जो सर्किट है ये फंक्शनल है, इस वाले सर्किट से अभी कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो जब ये सर्किट जब आपका फंक्शनल होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इसके चार्ज आ जाएंगे इस पे सीई और माइनस सीई के बराबर इस पे चार्ज आ जाएंगे। अब क्या किया जाता है कि इस स्विच को यहां से हटा के यहां लगा दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि अब ये वाला सर्किट जो है वो फंक्शनल नहीं रहेगा और ये वाला सर्किट जो है वो फंक्शनल रहेगा। इस सर्किट में क्या है कि हमारे पास, अब इस सर्किट को देखिए ध्यान से, इस वाले सर्किट को, यहां पे एक अनचार्ज कैपेसिटर है 3C, उसका कैपेसिटेंस है। यहां पे एक कैपेसिटेंस C है जो कि चार्ज है CE और माइनस CE। आपको क्या बताना है कि टोटल एनर्जी डिसिपेटेड आपको बतानी है कितनी होगी। तो आप पहले क्या करिए कि इस पे चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि मैंने मान लिया कि यहां से x चार्ज निकल जाता है और यहां पे x चार्ज आ जाता है, तो आप इनके पोटेंशियल्स आपस में बराबर कर दीजिए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं CE माइनस एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3C। यहां से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहां से, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, x निकलने के बाद हमें इस कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज पता चल जाएगा कितना है, CE माइनस एक्स, और इस कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज पता चल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू x। तो फाइनल चार्ज पता लगने से हम फाइनल स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं कि अंत में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर। तो हम वो निकालना जानते हैं कि Q1 स्क्वायर बाय 2C1 और Q2 स्क्वायर बाय 2C2, इस फॉर्मूले से आप फाइनल पूरे सिस्टम की एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। और अब आप निकाल लीजिए कि इनिशियल कितनी एनर्जी स्टोर थी। इनिशियल हमारी इस कैपेसिटेंस के पास चार्ज कितना था, CE के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं CE का स्क्वायर बाय 2C, इतनी एनर्जी स्टोर थी। अब इन एनर्जीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, पहली एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है, तो वो डिफरेंस कहां चला गया, वो हीट की फॉर्म में चला गया है। तो आप फाइनली निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो चुकी है। और Q की टर्म्स में निकालना है तो आप Q की वैल्यू जो है वो CE यानी CE को रिप्लेस कर सकते हैं Q से, तो आपका आंसर Q की टर्म्स में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो एयर फिल्ड कैपेसिटर का जिनके कैपेसिटेंस C और NC है। अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस NC है, और इनको एक V वोल्टेज के थ्रू चार्ज किया जाता है। V वोल्टेज के थ्रू जब इनको चार्ज किया जाएगा तो इनकी प्लेट्स पर चार्ज कितना आ जाएगा, CV, और इसकी प्लेट पर आ जाएगा प्लस NCV। यहाँ पे माइनस CV और यहाँ पे माइनस ऑफ NCV, ये चार्जेस इनकी प्लेट्स पर आ जाएंगे। अब कहा जाता है कि अब इस बैटरी को हटा लिया जाता है। इस बैटरी को हटा लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर्स बचे हैं, और कैपेसिटर्स की प्लेट पर कुछ ना कुछ चार्ज है। यहाँ पे CV है, यहाँ पे माइनस CV है, इसका कैपेसिटेंस C है, और यहाँ हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, और दूसरा कैपेसिटर कुछ इस तरीके से है, ये NC, और यहाँ पे चार्ज है NCV और NCV। अब क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब
विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इस वाले कैपेसिटर के अंदर घुसा दी जाती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम घुसा देते हैं। तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी कि ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हो जाता है Kc और नीचे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, Nc के बराबर है। Nc उसका हो गया Kc। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि पूरे सिस्टम का जो नया कॉमन पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा। तो पहले इनिशियली इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर है। दोनों के पास चार्जेस आ चुके हैं CV के बराबर, CV और NCV। तो जब हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसाते हैं तो हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसाने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो Q/C के अकॉर्डिंग ये वाली जो क्वांटिटी है डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस डिक्रीज हो जाएगा। इसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल आ चुका है, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसने के बाद यहां पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो पोटेंशियल के डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंस आने से क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चार्ज यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे जब तक कि इनके अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि Vc is the final potential difference across them, इनके अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस Vc आ जाता है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, Kc इंटू Vc, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Nc इंटू Vc। पहले चार्ज कितना था इनकी प्लेट्स पर, इन प्लेट पर टोटल चार्ज देख लीजिए कितना था। पहले चार्ज था आपके पास Ncv प्लस Cv, और अब चार्ज कितना आ चुका है, आपके पास आ चुका है NcVc प्लस KcVc। ये फाइनल चार्ज आपको यहां पे मिल चुका है। अच्छा, अब क्या करना है साहब, NCV, तो यहां से आप Vc की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, n+1 Cv डिवाइडेड बाय n प्लस k इंटू C। C से C हट जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा n+1 इंटू V डिवाइडेड बाय n प्लस k n+1 इंटू V डिवाइडेड बाय n प्लस k, तो n प्लस k, तो ये D ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें दिया है कि एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का जिसको चार्ज दिया जाता है 5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अब यदि अच्छा ठीक है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चार्ज दिया जाता है और अब ये आइसोलेटेड है, अब कोई इसका कनेक्शन नहीं है, ठीक। तो जब कैपेसिटर आइसोलेटेड होता है और उसके साथ कोई भी छेड़खानी हम करते हैं तो चार्ज की वैल्यू जो है सेम रहती है। और यदि आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस एक बैटरी लगी है, जब कैपेसिटर में छेड़खानी करते हैं तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता है। अच्छा, तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम। अब इसका कैपेसिटेंस रिड्यूस कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि वर्क कितना करना पड़ा होगा। तो आप वर्क डन जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल एनर्जी स्टोर। जितना स्टोर्ड एनर्जी में डिक्रीमेंट आया है उतना ही, जितना चेंज आया है उतना ही वर्क डन करना पड़ा होगा। तो यहां से U फाइनल माइनस U इनिशियल निकाल सकते हैं। तो पहले चार्ज था Q², पहले भी चार्ज Q था, बाद में भी चार्ज सेम है, डिवाइडेड बाय 2C1 और यहाँ पे 2C2। ये आपको सॉल्व करना है। तो Q²/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1/C1। ये फाइनल है तो C2 लिखिए, इसको इनिशियल है तो C1 लिखिए। फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैरेड हो जाता है, तो 1/2 माइनस 1/, पहले था 5, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस 2 3/10 3/10। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से गए 5 से गए 2 बार, 5 से गए 5 बार, आ जाएगा 15/4 15/4 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो 3.75 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोजूल के बराबर वर्क आपको करना पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया है कि एक आपके पास RC डिस्चार्जिंग सर्किट है और इसमें पूछा गया है कि टाइम कांस्टेंट टाउ दैट इज RC दैट इज इक्वल्स टू RC वो किस रेंज में लाई करेगा। तो हम ये बात जानते हैं कि जब हम डिस्चार्जिंग सर्किट की बात करते हैं तो जितने समय में 1/3 पोटेंशियल वो डिप्लीट कर देता है, कम कर लेता है, चार्ज 1/3 कम कर लेता है, 1/3 कर लेता है, तो उस समय को कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। तो इसमें आप देखिए कि इनिशियली जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस था वो 25 था। अब देखिए कि 25/3 लगभग 8 के बराबर जो पोटेंशियल डिफरेंस है कब हो रहा है। तो यहां पे आपके पास 25 है और 8 लगभग आपको यहां मिलेगा, तो 8 होने में कितना आपको समय लगेगा वो आपको पता लगाना है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो समय है, ये जो टाइम इंस्टेंट है, ये 100 से 150 के बीच में है, और मैं तो कहूंगा कि ये 125 से 150 के बीच में है। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है,
कि 100 से 150 के बीच में वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक फुली चार्ज्ड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। फुली चार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और इसको डिस्चार्ज किया जाता है एक रेजिस्टर के थ्रू। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजिस्टर जो है वो एक ब्लॉक से थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि रेजिस्टर से प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है वो इस मटेरियल को दी जाती है। अब कहा जाता है कि कंप्लीट डिस्चार्ज होने के बाद टेम्परेचर का ब्लॉक जो है डेल्टा टी से बढ़ जाता है। तो आपको बताना यह है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा V। ठीक, तो इसके ऊपर जो आपके पास चार्ज में कह सकता हूं कितना रहा होगा, CV के बराबर। तो हमें यह देखना है कि चार्ज CV से 0 हो जाने में कितना समय लग रहा है और उतने ही समय में कितनी हीट इस रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं हीट जनरेटेड बाय द रेजिस्टर इज इक्वल टू, ये कैसे निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं इसको √I²R dt और t बराबर 0 से इनफाइनाइट तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। करंट कैसे निकालेंगे, करंट आप जानते हैं कि एक ट्रांजिएंट RC सर्किट में जब हम डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तो करंट की वैल्यू आती है आपके पास I = I0 e⁻t/RC के बराबर। और यहाँ पे I0 जो है वो किसके बराबर है, CV/R। I = CV/R e⁻t/RC, ये आपके पास करंट है। इस करंट की वैल्यू को dq/dt, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, Q0/RC आना चाहिए, यहाँ पे Q0 CV/RC, ये आपके पास होगा जो मैक्सिमम करंट है CV/RT। वैसे ठीक है। अब ये जो करंट की वैल्यू है आप इसे यहाँ पे पुट करिएगा और इसके इंटीग्रेट करिए 0 से इनफाइनाइट तक, तो आपको हीट मिल जाएगी। और हीट से क्या हुआ है कि हमारे पास ये जो मटेरियल है जो रेजिस्टेंस से चिपका हुआ है, ये इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ जाता है। तो आप इसको बराबर कर दीजिए ms डेल्टा टी से, तो आपको V पोटेंशियल डिफरेंस जिससे उस कैपेसिटर को चार्ज किया था उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि n कैपेसिटर्स हैं आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, तो टोटल एनर्जी स्टोर कितनी रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि यदि n कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, NC के बराबर। और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही लगाया है, तो मैं एनर्जी स्टोर कह सकता हूं कितनी होगी, हाफ CV², तो आपको मिल जाएगा हाफ NCV²। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक शीट ऑफ एल्यूमिनियम है और जिसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, उसको यदि कैपेसिटर के बीच में लगा दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस के ऊपर। देखिए साहब, हम जानते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है, मेटल है, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास आपने एक टी थिकनेस की एक मेटल की शीट लगा दी है जिसका K की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी के बराबर। इनका जो सेपरेशन है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में D है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नया जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, A∈0 डिवाइडेड बाय D - T प्लस T/K। और यहाँ पे K की वैल्यू इनफाइनाइट आपको पुट करनी है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है तो उसको D के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं, तो आपको C' मिल जाएगा A∈0/D। तो ये कैपेसिटेंस उतना ही है जितना बिना इस मेटल शीट के था, तो कोई भी फर्क हम कह सकते हैं यहाँ पे नहीं पड़ा है, तो रिमेन्स अनचेंज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K उन प्लेट्स के बीच में लगा दिया जाता है, ठीक है, और कैपेसिटी उसकी C है और उसको चार्ज किया जाता है पोटेंशियल V से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर दिया जाता है और दोबारा रीइंसर्ट कर दिया जाता है, तो नेट वर्क डन कितना होगा। तो भाई यहाँ पे क्या किया है, फिर हेरा फेरी हुई है। यहाँ पे पहले कैपेसिटर जो था उसमें था आपका डाइलेक्ट्रिक, अब उसके बाद क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को स्लोली निकाल लिया है, उसके बाद उसको स्लोली वापस डाल दिया है। तो जब स्लोली सब आप काम कर रहे हैं तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं, यानी कि आप इस पाथ से इस पाथ तक ले जाइए, जो वर्क डन है वो
जो है वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे है उतनी एनर्जी स्टोर्ड फाइनल आ चुकी है, कोई भी एनर्जी में डिफरेंस नहीं आया है, इसलिए वर्क डन की वैल्यू 0 होने वाली है। ठीक है, 0 होगा आंसर, कोई भी चेंज नहीं आया है सिस्टम की एनर्जी में, इसलिए आंसर होगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि आपके पास एक कैपेसिटर है और उसमें ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को घुसाया जा रहा है। तो आपको बताना ये है कि जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे होगी एज के पास, तो कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये x अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि हमारे इस कैपेसिटर के अंदर x डिस्टेंस तक ये स्लैब आ चुकी है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, x है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास L माइनस एक्स। ठीक, इसकी विड्थ जो है दोनों की वो W के बराबर है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो है वो D के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कैपेसिटर है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वाला पार्ट जो है इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है और दूसरा पार्ट जिसमें एयर भरी हुई है, और ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं इसको दो कैपेसिटर में बांट सकता हूं, दो कैपेसिटर जो पैरेलल में लगे हैं, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये x है, और ये कितना है आपके पास L माइनस एक्स। विड्थ दोनों की W है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू D। तो इस पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखिए C इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ आपके पास C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास A, एरिया कितना आ जाएगा W इंटू एक्स इंटू के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। और मैं इसका कैपेसिटेंस लिख सकता हूं कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, सो L माइनस एक्स इंटू W इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये आपके पास होने वाला है C इक्विवेलेंट। ठीक बात। अब जब ये x डिस्टेंस अंदर है तो इस कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो U के बराबर दी हुई है। तो U हम जानते हैं, U कितना है आपके पास, U आ जाएगा आपके पास Q स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट। ये U की वैल्यू है किसी जनरल इंस्टेंट पर जब ये x डिस्टेंस अंदर आ चुका है, और Q चार्ज था ना उस पर, पहले कितना चार्ज था, U इज द एनर्जी। अच्छा, इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q देन द फोर्स, इसके ऊपर जो चार्ज है Q के बराबर है, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो आप यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स कितना हो जाएगा माइनस du बाय dx। du बाय dx जो है फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा। फोर्स निकालना कब है, जब ये बिल्कुल एज पे है, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आप फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए और वहां पे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है आपके पास चार्जिंग हो रही है यहाँ पे सर्किट्स की। तो काफी सिंपल सवाल है कि इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आप निकाल दीजिए। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और आप चार्जिंग की इक्वेशन लिख सकते हैं। चार्जिंग की इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू Q नॉट e रेज टू दी पावर, अच्छा चार्जिंग कर रहे हैं तो 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस t बाय RC। यहाँ पे जहां जहां C आया है वहां पे C इक्विवेलेंट आप पुट कर देंगे, और जो मैक्सिमम चार्ज है वो कितना आ जाएगा, E इंटू C इक्विवेलेंट। तो जो भी ऑप्शन सही हो वो आप टिक कर दीजिए कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस t बाय RC की फॉर्म में आंसर आपको मिल जाएगा। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।